गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में फोटो रेस्पिरेशन या प्रकाशीय श्वसन के चक्र का अध्ययन करेंगे। तो प्रकाशीय श्वसन का जो चक्र होता है उसको, जैसा कि पिछले वीडियो में बताया गया था, C2 चक्र या फिर उसी को ही ग्लाइकोलेट चक्र के नाम से भी जाना जाता है। इनके अलावा इस चक्र का एक नाम और है, इसे प्रकाश संश्लेषी कार्बन ऑक्सीकरण चक्र के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो चक्र है जिसे आप प्रकाशीय श्वसन कहते हैं, ये चक्र 3 कोशिकांगों में मिलकर संपन्न होता है। यानी 3 जो कोशिकांग होते हैं, कुछ चरण एक कोशिकांग में होंगे इस चक्र के, कुछ दूसरे कोशिकांग में, कुछ तीसरे में। इस प्रकार से तीनों कोशिकांग भाग लेते हैं। वो कोशिकांग कौन कौन से हैं? एक है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, ये है क्लोरोप्लास्ट। कुछ रिएक्शन होती हैं पेरोक्सिसोम्स में और कुछ रिएक्शन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये 3 जो हैं ऑर्गेनल्स, इन तीनों का ही योगदान है इस चक्र में। अब अपन इसको शुरू से पढ़ते हैं कि इसके अंदर क्या क्या रिएक्शन संपन्न होती हैं। जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है रूबिस्को। इस चक्र के घटित होने में सबसे पहला रोल तो उस एंजाइम का है जिसको रूबिस्को कहा जाता है। रूबिस्को का पूरा नाम RUBP यानी राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज होता है। तो यहाँ पर ये C लिखा हुआ है और O लिखा हुआ है। C फॉर कार्बोक्सिलेज है और O फॉर ऑक्सीजनेज है। तो ये चक्र कब संपन्न होगा? जब ये एंजाइम, जिसे आप रूबिस्को कह रहे हो, ये रूबिस्को जो होगा वो ऑक्सीजनेज की तरह कार्य करेगा, तब ये चक्र संपन्न होगा। अभी ऑक्सीजनेज की तरह कब कार्य करेगा, इसका उत्तर भी आपको पिछले वीडियो में दिया जा चुका है कि जब इस एंजाइम के आसपास के वातावरण में ऑक्सीजन की सांद्रता ज़्यादा और CO2 की सांद्रता कम होगी, ऐसी स्थिति में यह एंजाइम RUBP ऑक्सीजनेज की तरह कार्य करता है और प्रकाशीय श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है। जिन परिस्थितियों में CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है इस एंजाइम के आसपास और ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, तो उस स्थिति में C3 चक्र संपन्न होता है, जिसकी अभी अपन बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं प्रकाशीय श्वसन। तो अब शुरुआत से इसकी रिएक्शंस देखते हैं। सबसे पहले पहला चरण ये यहाँ से शुरू होगा। RUBP मतलब राइब्यूलोज बाईफॉस्फेट। ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। RUBP को क्या कहते हैं? राइब्यूलोज बाई, B फॉर बाई और फॉस्फेट। राइब्यूलोज बाईफॉस्फेट जो कि एक 5 कार्बन का कंपाउंड है। ये जो कंपाउंड होता है 5 कार्बन का होता है। तो ये जो कंपाउंड है RUBP, सबसे पहले ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करता है। RUBP ऑक्सीजन से क्रिया करता है क्योंकि ऑक्सीजन की सांद्रता ज़्यादा है। और एंजाइम कौन सा भाग लेता है इस रिएक्शन में? इस रिएक्शन में एंजाइम भाग लेता है RUBP ऑक्सीजनेज। तो ये पहली रिएक्शन का एंजाइम है RUBP ऑक्सीजनेज और ये चरण होंगे। तो क्या बनता है? 2 चीज़ें बनती हैं। एक तो बनता है फॉस्फोग्लाइकोलेट, इसके 2 अणु, और बनता है फॉस्फोग्लीसरेट। PGA का मतलब है फॉस्फोग्लीसरेट। फॉस्फोग्लीसरेट की अभी अपन बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये ग्लाइकोलेट चक्र है। तो यहाँ पर जो मुख्य उत्पाद है वो फॉस्फोग्लाइकोलेट है। तो ये पहला चरण है RUBP प्लस ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम RUBP ऑक्सीजनेज गिव्स फॉस्फोग्लाइकोलेट एंड फॉस्फोग्लीसरेट। तो अपन को इतना ही इसमें देखना है। अभी ये जो PGA है इसको अभी छोड़ दें, इसकी ओर ध्यान नहीं देना अपन को। तो ये जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है जो कि मुख्य उत्पाद है प्रकाशीय श्वसन का, ये क्या करेगा? इसमें क्या जुड़ी हुई है? फॉस्फेट। फॉस्फोग्लाइकोलेट और ग्लाइकोलेट में, दोनों के नाम में आपको क्या अंतर नज़र आ रहा है कि फॉस्फोग्लाइकोलेट में फॉस्फेट है जबकि ग्लाइकोलेट में फॉस्फेट नहीं है। तो अपन को ग्लाइकोलेट चक्र है तो फॉस्फोग्लाइकोलेट को ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए फॉस्फेट हटानी पड़ेगी। तो अब क्या होता है, एक एंजाइम है जिसका नाम होता है फॉस्फेटेज, उसकी उपस्थिति में ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होती है बाहर निकल जाती है फॉस्फोग्लाइकोलेट से और ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ग्लाइकोलेट में।
तो ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट हो गया। तो ये पहला चरण ये संपन्न हुआ, आरयूबीपी ने ऑक्सीजन से क्रिया करी, 2 कंपाउंड बनाए, फॉस्फोग्लाइकोलेट और फॉस्फोग्लिसरेट। फॉस्फोग्लाइकोलेट मुख्य उत्पाद है जिसने अपनी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकाल दी और कन्वर्ट हो गया ग्लाइकोलेट में। ये जो ग्लाइकोलेट होगा, यहाँ तक के तो जो रिएक्शंस के स्टेप हैं वो संपन्न होंगे क्लोरोप्लास्ट में। अब ये जो ग्लाइकोलेट है ये बनने के बाद चला जाएगा, शटल हो जाएगा। शटल हो जाना मतलब मूव कर जाएगा, चला जाएगा किसमें, एक दूसरे ऑर्गेनल में, जिस ऑर्गेनल का नाम है पेरोक्सिसोम। तो क्लोरोप्लास्ट से ये कहाँ चला गया, पेरोक्सिसोम के भीतर चला गया। प्लांट में पाए जाते हैं ये ऑर्गेनल्स पेरोक्सिसोम्स, जिनकी खास बात क्या होती है पेरोक्सिसोम्स की, कि इनमें 2 एंजाइम पाए जाते हैं। ये आपको याद भी रखना है। वैसे भी एक एंजाइम का नाम होता है कैटालेज, आपने नाम सुना हुआ होगा इसका ये, और एक एंजाइम जिसका नाम होता है पर ऑक्सीडेज। ये 2 एंजाइम पाए जाते हैं किसमें, पेरोक्सीडेज और कैटालेज। ये 2 एंजाइम पाए जाते हैं किसमें, पेरोक्सिसोम्स में। ये और जगह आपको नहीं मिलेंगे, ये केवल इसी अंगक में पाए जाते हैं। अभी कैटालेज जो है इसका क्या रोल है ये अभी अपन आगे देखेंगे। तो ग्लाइकोलेट आ गया है किसमें, पेरोक्सिसोम्स में। ये 2 अणु ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, 2 मतलब 2 अणु हैं ग्लाइकोलेट के। अच्छा, ग्लाइकोलेट है कितने कार्बन का, 2 कार्बन का। इसीलिए इस चक्र को C2 चक्र कहा जा रहा है ना, क्योंकि ये ग्लाइकोलेट, फॉस्फोग्लाइकोलेट 2 कार्बन का था, ग्लाइकोलेट भी 2 कार्बन का है। तो ये 2 कार्बन का ग्लाइकोलेट जब पेरोक्सिसोम्स में आता है तो एक एंजाइम जिसका नाम है ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज, उस ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण कैसे होगा, ये 2 अणु ऑक्सीजन के आएंगे, ग्लाइकोलेट से क्रिया करेंगे, और ये जो ग्लाइकोलेट होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्लाइऑक्सीलेट में। तो ये बना लेता है क्या, ग्लाइऑक्सीलेट के 2 अणु बना लेगा। लेकिन इस प्रक्रिया में एक कंपाउंड और बनेगा ये, जिसका नाम है 2H2O2। 2 अणु बनेंगे किसके, H2O2 के। H2O2 होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है ये बड़ा ही टॉक्सिक कंपाउंड होता है, बड़ा ही हानिकारक पदार्थ होता है। यदि इसकी मात्रा कोशिकाओं में ज़्यादा बढ़ जाए तो कोशिकाओं की मृत्यु हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। जो सिस्टम्स होते हैं वो ऐसा इस तरीके का रखते हैं कि जो H2O2 यदि बन भी गया है, जैसे ये पेरोक्सिसोम्स में बन गया, तो पेरोक्सिसोम्स में बनने के बाद इसको किसी ऐसे कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाए जो कि टॉक्सिक ना हो। अब कौन सा कंपाउंड है जो टॉक्सिक नहीं है, तो जैसे जल है, जल टॉक्सिक नहीं होता, ऑक्सीजन है वो भी टॉक्सिक नहीं होती, लेकिन H2O2 टॉक्सिक होता है। लेकिन H2O2 जल और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कैसे हो सकता है, ऐसे तो नहीं हो सकता, अपने आप तो नहीं हो सकता, तो इसके लिए किसी एंजाइम की ज़रूरत होती है। तो उस एंजाइम का नाम होता है कैटालेज। तो ये कैटालेज क्या करता है, इस H2O2 को कन्वर्ट कर देता है H2O प्लस O2 में, दोनों ही टॉक्सिक नहीं है। और ये अभी मैंने आपको बताया कि कैटालेज पाया जाता है किसमें, पेरोक्सिसोम्स में। तो ये इसका काम हो गया। अब अगली बात, ग्लाइकोलेट कन्वर्ट हो गया ग्लाइऑक्सीलेट में। ये जो ग्लाइऑक्सीलेट के 2 अणु हैं ये क्या करेंगे, ये एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है ग्लूटामेट, ये यहाँ लिख दिया है मैंने, ग्लूटामेट ग्लाइऑक्सीलेट अमीनो ट्रांसफरेज। ग्लूटामेट ग्लाइऑक्सीलेट अमीनो ट्रांसफरेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में, ये जो यहाँ लिखा हुआ है ग्लूटामेट, ये ग्लूटामेट लिखा हुआ है, तो ये ग्लूटामेट से ट्रांस एमिनेशन की प्रक्रिया द्वारा, ट्रांस एमिनेशन एक प्रक्रिया जिसका नाम है ट्रांस एमिनेशन, तो ट्रांस एमिनेशन की प्रक्रिया द्वारा, ट्रांस एमिनेशन की प्रक्रिया के द्वारा जो ग्लाइऑक्सीलेट होता है वो ग्लूटामेट से क्रिया करता है, ये वाला चरण मैं बता रही हूँ। और एंजाइम होता है ग्लूटामेट ग्लाइऑक्सीलेट अमीनो ट्रांसफरेज, अमीनो समूह ले लेगा, अभी तक अमीनो नहीं था तो अमीनो समूह लेकर ग्लाइऑक्सीलेट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्लाइसिन में। और ग्लाइसिन के अणु कितने हैं, 2, अभी तक सबके 2 अणु चल रहे हैं। तो यहाँ से ये जो ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन क्या होता है, अमीनो एसिड होता है, सबसे सिंपलेस्ट जो अमीनो एसिड है वो ग्लाइसिन है। अच्छा, ग्लाइसिन का फॉर्मूला क्या होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सेंटर में कार्बन होती है, ऊपर हाइड्रोजन होती है, नीचे भी हाइड्रोजन होती है, इधर की तरफ क्योंकि अमीनो एसिड है तो एक तो एसिडिक समूह होगा, एक इसमें होगा अमीनो समूह NH2, तो NH2 है, और ऊपर हाइड्रोजन कार्बन पे नीचे, तो ये अमीनो और ये एसिड, इसीलिए इसको कहते हैं अमीनो एसिड। तो ये ग्लाइसिन क्या है, अमीनो एसिड है। लेकिन ये अमीनो एसिड कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का अमीनो एसिड है, 2 कार्बन का अमीनो एसिड होता है ग्लाइसिन। तो ये ग्लाइसिन बन गया।
अब क्या होगा, इसके आगे के चरणों में ग्लाइसिन बनने के बाद चला जाता है किसमें, अगले किसी दूसरे अंगक में जिसका नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया। आगे की जो रिएक्शंस होंगी वो माइटोकॉन्ड्रिया में होंगी। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देने के योग्य है, वो क्या, ग्लाइसिन एक 2 कार्बन का अमीनो एसिड है। जब इसकी 2 इकाइयाँ आपस में जुड़ेंगी, 2 कार्बन का एक अमीनो एसिड प्लस ऐसा ही 2 कार्बन का अमीनो एसिड, यही मतलब ग्लाइसिन प्लस ग्लाइसिन जब होगा तो 2 और 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं। 2 और 2 बराबर 4 होते हैं। तो ये 4 कार्बन की कोई चीज़ बननी चाहिए, लेकिन यदि इसमें से एक कार्बन बाहर निकाल दें अपन, -1 कार्बन कर दें, तो चीज़ कौन सी बन रही है, जो बन रही है वो 3 कार्बन की बन रही है और एक कार्बन बाहर निकल रही है। तो यहीं पे ये रिएक्शन संपन्न होगी। क्या होगी, ये 2 अणु जो ग्लाइसिन के होते हैं, ये दोनों अणु ग्लाइसिन के आपस में एक दूसरे से क्रिया करते हैं, तो जो 4 अणु हो गए कार्बन के, उनमें से एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में इस जगह पर बाहर निकल जाती है। तो 4 कार्बन में से एक कार्बन तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल गई, बचे 3 कार्बन। 3 कार्बन आ गए इस सीरीन नामक अमीनो एसिड में। तो ये ग्लाइसिन के 2 अणु सीरीन के एक अणु में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे ग्लाइसिन 2 कार्बन की अमीनो एसिड है, ग्लाइसिन जैसे 2 कार्बन की है, वैसे ही जो सीरीन होती है वो 3 कार्बन की होती है। तो ये सीरीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जो एक्स्ट्रा चौथी कार्बन थी वो CO2 के रूप में बाहर निकल गई। अब ग्लाइसिन में, क्योंकि ग्लाइसिन अमीनो एसिड है, ग्लाइसिन में 2 अमीनो समूह भी थे। 2 अमीनो समूह जो थे उनमें से एक अमीनो समूह भी बाहर निकल गया, क्योंकि ये सीरीन में तो केवल एक ही अमीनो ग्रुप होगा। तो इनके जो 2 थे उनमें से एक अमीनो एसिड यहाँ बाहर निकल गया। NAD NADH में कन्वर्ट हो गई है और ग्लाइसिन से बन गया है क्या, सीरीन। यहाँ तक की रिएक्शन संपन्न होंगी माइटोकॉन्ड्रिया में। सीरीन बनने के बाद वापस से स्थानांतरित हो जाएगी पेरोक्सिसोम्स में, और पेरोक्सिसोम्स में पहुँचने के बाद ये जो अमीनो एसिड है ये अपने में से अमीनो समूह बाहर निकाल देगी ट्रांसएमिनेशन की, वही ट्रांसएमिनेशन की प्रक्रिया द्वारा। तो ये अमीनो समूह तो बाहर निकल गया है, ये बाहर निकल कर वहीं ग्लाइऑक्सिलेट से ग्लाइसिन बनाने की प्रक्रिया में काम में आ रहा है। जो सीरीन बनी है, ये सीरीन अपने में से 3 कार्बन की चीज़ है, उसमें से अमीनो समूह बाहर निकल गया, कन्वर्ट हो गई एक अन्य कंपाउंड में जिसका नाम होता है हाइड्रोक्सी पाइरूवेट। अमीनो एसिड्स के निर्माण में हाइड्रोक्सी पाइरूवेट जो कंपाउंड है वो काम में आता है। हाइड्रोक्सी पाइरूवेट जो होता है वो अगले चरण में, ये जो स्टेप है इसमें ये क्या करता है, रिडक्शन करता है, अपचयन करता है। अपचयन करने के लिए इसको हाइड्रोजन की आवश्यकता है। हाइड्रोजन कहाँ से लेता है, NADH से। NADH से हाइड्रोजन इसने ले ली, तो ये तो कन्वर्ट हो गया ग्लीसरेट में, लेकिन अपनी हाइड्रोजन का त्याग करने के बाद NADH कन्वर्ट हो जाता है किसमें, NAD में। तो NADH से तो बन जाती है NAD और हाइड्रोक्सी पाइरूवेट से बन जाता है ग्लीसरेट। यहाँ तक के चरण हो गए। अब ये जो ग्लीसरेट होता है बनने के बाद वापस से चला जाता है किसमें, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में पहुँचने के बाद ग्लीसरेट जो होगा वो ATP, जिसे एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट कह रहे हैं, उसमें बस 3 फॉस्फेट है, तो उनमें से एक फॉस्फेट को ग्लीसरेट ले लेगा, खुद कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोग्लीसरेट में और ATP से बन जाएगी ADP। 3 फॉस्फेट में से एक उसने ग्लीसरेट को दे दी तो वो बन गया एडिनोसिन डाईफॉस्फेट, 2 ही रह गई उसके पास, और ग्लीसरेट लेके, जो फॉस्फेट को लेके ग्लीसरेट बन गया है फॉस्फोग्लीसरेट। अब जब फॉस्फोग्लीसरेट बन गया दैट मीन्स फॉस्फोग्लीसरिक एसिड, जो H लग जाएगा तो वह एसिड H बाहर निकल जाएगी तो फॉस्फोग्लिसरेट। तो ये जो आपने पढ़ा था ये और ये एक ही चीज़ है। तो ये जो बनी थी ये भी बन के इधर ही आई है, और यहाँ जो प्रक्रिया चल रही है उससे भी इसी का निर्माण हुआ है। तो फॉस्फोग्लिसरेट का निर्माण हो गया। अभी फॉस्फोग्लिसरेट क्या करेगी, यहाँ लिखा हुआ है PCR चक्र। PCR चक्र क्या होता है, जिसे आप C3 साइकिल कहते हैं, वह C3 साइकिल ही PCR चक्र भी कहलाती है। तो PCR चक्र या C3 चक्र के दौरान होता क्या है, C3 चक्र में जो पहली रिएक्शन होती है वो क्या होती है कि RuBP क्रिया करता है। C3 चक्र बता रही हूँ मैं आपको, C3 में RuBP क्रिया करता है कार्बन डाइऑक्साइड से और बनाता है क्या, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यानी यही चीज़ जिसे आप कह रहे हो ये बनाता है। चक्र चलता है इस तरीके से, C3 चक्र पूरा चलता है। ज़्यादा बताना मैं अभी फ़िलहाल ज़रूरी नहीं समझती। चक्र चलने के बाद जब चक्र ख़त्म होता है तो वापस से निर्माण होता है, क्योंकि चक्र का मतलब ही होता है कि जहाँ से शुरू हो रहा है वो चीज़ वहीं पर आकर ख़त्म होगी, तो वो चक्र कहलाएगा। तो मल्टी स्टेप रिएक्शन है, कई सारे चरण होते हैं। वो जब अपन C3 चक्र पढ़ेंगे
तब मैं बताऊंगी आपको, लेकिन आपके लिए फ़िलहाल सिर्फ इतना ही जानना ज़रूरी है कि C3 चक्र की ये पहली रिएक्शन होती है, ये RuBpCO2 से क्रिया करता है, तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो 3 कार्बन का कंपाउंड है वो बनता है। और चक्र के बहुत सारे चरण होते हैं, उसके बाद दूसरा चरण, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह, और होने के बाद अल्टीमेटली लास्ट में जब चक्र खत्म होता है तो वापस से RuBp का ही पुनरुत्पादन होता है या रीजेनरेशन होता है। तो यहाँ पर भी अपन ने वही किया है कि PCR, ये जो फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल है, वो C3 चक्र के माध्यम से वापस से उसने क्या बना दिया है, RuBp बना दिया है। तो जब PCR चक्र चलेगा तब भी RuBp बनेगी, और जैसे ही RuBp बनती है तो वापस से ये चक्र जो है ये चक्र जो है ये भी खत्म हो गया। यानी जहाँ से शुरू हुआ चक्र, शुरू हुआ था RuBp से और ख़त्म भी किस पे हुआ, RuBp पे हुआ। बहुत ही जल्दी से अपन एक बार शॉर्ट में इसको तुरंत समझ लेते हैं। सारे चरणों को एक बार और बता देती हूँ मैं कि फोटो रेस्पायरेशन की प्रक्रिया को C2 चक्र भी कहते हैं, इसी को ही अपन ग्लाइकोलेट चक्र भी कहते हैं, और इसी को ही अपन फोटोसिंथेटिक एसिमिलेशन कार्बन ऑक्सीडेशन पाथवे भी कहते हैं। तो इसमें 3 कोशिकांग पार्टिसिपेट करते हैं, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया। कुछ चरण क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होते हैं, कुछ पेरोक्सिसोम्स में, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। सबसे पहले चरण में जो RuBp जो कि एक 5 कार्बन का कंपाउंड है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रुबिस्को का कौन सा रूप, RuBp ऑक्सीजनेज रूप के रूप में, क्योंकि ये प्रक्रिया तभी संपन्न होती है जब वायुमंडल में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन CO2 से ज़्यादा होती है। तो ऐसी स्थिति में रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजनेज की तरह कार्य करता है और RuBp के साथ ऑक्सीजन की क्रिया करवा देता है और 2 कंपाउंड बनाता है। एक तो फॉस्फोग्लाइकोलेट जो कि एक 2 कार्बन का कंपाउंड है, फॉस्फोग्लिसरेट जो कि एक 3 कार्बन का कंपाउंड है। 3 और 2 होते हैं 5। तो ये जो 5 है ये 5 बैलेंस हो गया। अब इसके बाद अगले चरण में जो फॉस्फोग्लाइकोलेट जो कि मुख्य उत्पाद है फोटो रेस्पायरेशन का, ये फॉस्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में अपनी फॉस्फेट को बाहर निकाल देता है और ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो ग्लाइकोलेट होती है ये बनने के बाद पेरोक्सिसोम्स में स्थानांतरित हो जाती है। इसके 2 अणु हैं जो कि स्थानांतरित हो रहे हैं। जो ग्लाइकोलेट है ये ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में जो कि पेरोक्सिसोम्स में पाए जाते हैं, इसका ऑक्सीकरण होता है। 2 अणु ऑक्सीजन से क्रिया करती है ये, और परिणाम स्वरूप 2 चीज़ें बनती हैं। एक तो बनते हैं 2 अणु ग्लाइऑक्सिलेट के और एक बनते हैं 2 अणु हाइड्रोजन पेरोक्साइड के। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है, इसीलिए कैटालेज एंजाइम जो कि पेरोक्सिसोम्स में उपस्थित होता है की प्रेजेंस में हाइड्रोजन पेरोक्साइड को H2O और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। दोनों ही टॉक्सिक नहीं होते हैं। अब जो मुख्य चरण है वो अपन चल रहे हैं। तो ग्लाइऑक्सिलेट जो होता है वो ग्लूटामेट के साथ क्रिया करता है। ग्लूटामेट जो अपना अमीनो समूह होता है वो ग्लाइऑक्सिलेट को दे देता है। इस प्रक्रिया को अपन ट्रांसएमिनेशन कहते हैं, और ये प्रक्रिया ग्लूटामेट ग्लाइऑक्सिलेट अमीनो ट्रांसफरेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में होती है। यानी कि जो ग्लूटामेट है वो क्या कर रहा है, अपने अमीनो समूह को ट्रांसफर कर रहा है किस पर, ग्लाइऑक्सिलेट पर। परिणाम क्या निकलेगा इसका कि जो ग्लाइऑक्सिलेट है वो, क्योंकि उस पर अमीनो समूह ट्रांसफर हो गया इसलिए वो एक अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो गया, इसका नाम है ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन एक 2 कार्बन की अमीनो अम्ल होती है और इसके 2 अणु ही हैं जो कि बने हैं। ये 2 अणु ग्लाइसिन के जो 2 कार्बन के अमीनो एसिड है ये दोनों ट्रांसफर हो जाएंगे कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर ग्लाइसिन के अणु दोनों ही आपस में एक दूसरे से क्रिया करेंगे, मतलब ग्लाइसिन प्लस ग्लाइसिन होगा। ग्लाइसिन प्लस ग्लाइसिन ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे। ये भी 2 कार्बन का है, ये भी 2 कार्बन का है, तो इस तरीके से 2 और 2 होते हैं 4। लेकिन 4 में से 1 कार्बन जो होगी वो CO2 के रूप में बाहर निकल जाएगी। जैसा आपको शुरू में बताया गया था कि ये प्रकाशीय श्वसन की प्रक्रिया है, और प्रकाशीय यानी लाइट की प्रेजेंस में हो रही है, और श्वसन मतलब श्वसन में क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये आपने तो ऑक्सीजन ग्रहण करी और ये जो है CO2 आपने बाहर निकाल दी। तो ऑक्सीजन लिया जा रहा है और CO2 को बाहर निकाला जा रहा है, तो इसीलिए इसको प्रकाशीय श्वसन कहते हैं। तो इधर तो 1 कार्बन CO2 के रूप में निकल गई है, उधर अमीनो समूह जो है 4, इस पे भी 1 अमीनो समूह है, इस पे भी 1 अमीनो समूह है। 2 अमीनो समूह की ज़रूरत नहीं है, तो 1 अमीनो समूह तो सीरीन नामक अमीनो एसिड में चला गया बनाने में, और 1 अमीनो समूह बाहर निकल गया। जो बाहर निकल गया वो ग्लाइऑक्सिलेट से ग्लाइसिन बनाने के लिए वापस से काम में आ जाएगा, NAD NADH में कन्वर्ट हो जाता है। जो सीरीन 3 कार्बन की 1 अमीनो एसिड है ये चली जाती है पेरोक्सिसोम्स में, वहाँ जाकर ये अपना जो 1 अमीनो एसिड इसके पास था उसको भी बाहर निकाल देती है, कन्वर्ट हो जाती है हाइड्रोक्सी पायरूवेट में। हाइड्रोक्सी पायरूवेट का रिडक्शन या अपचयन होता है NADH की उपस्थिति में, और ये
NADH के हाइड्रोजन को ग्रहण करके NADH को NAD में कन्वर्ट कर देती है और हाइड्रोक्सी पायरूवेट ग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाती है। ग्लिसरेट क्लोरोप्लास्ट में जाते हैं जहाँ पर ATP की फॉस्फेट को लेकर ग्लिसरेट फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल या फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है। फॉस्फोग्लिसरेट बनते ही क्लोरोप्लास्ट में, क्योंकि C3 चक्र भी होते हैं, तो C3 चक्र में चला जाता है फॉस्फोग्लिसरेट, जहाँ पर वापस से RUBP का पुनर्जनन या रीजेनरेशन होता है। इस प्रकार ये चक्र समाप्त हो जाता है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको PDF नोट्स के रूप में दूंगी। थैंक यू।